भारत और नेपाल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। 4 घायल हुए हैं, एक की मौत हुई है। कुछ लोग मेरे साथ हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। मैं बोलना चाहूँगा नेपाल को कि नेपाल ने जो हरकत की है उस हरकत पे अपने संभल जाए, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। क्योंकि कि देश की जनता देश के जवानों के साथ खड़ी है। सत्ता में कोई भी बैठा हो, चाहे वो बिहार प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, अगर शेरों से ही सामना होगा उनका बॉर्डर पे, तो इस चीज़ को समझ ले। तो नेपाल अपने आप में सक्षम नहीं है कि वो भारत को आंख दिखा सके। ये किसी के श्रेय में आके बोल रहा है और वो श्रेय नाम है चाइना। बिना चाइना के नेपाल आंख नहीं दिखा सकता है। आज जो लोग मारे गए और जिनकी हत्या आज हुई, उसको हत्या ही कहेंगे, तो उसमें से एक बड़ा गरीब परिवार का व्यक्ति था। अभी मैंने टीवी पे देखा, वो रो रहा था। तो कहाँ से इसको इतनी ताकत मिल रही है? क्योंकि चाइना ने पूरे नेपाल में निवेश कर रखा है। देश में एक गोरखा रेजिमेंट का निर्माण हुआ। उस गोरखा रेजिमेंट के तहत नेपालियों को गोरखा रेजिमेंट में भर्ती किया जाता था और नेपाल के लोग भारत के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और किस कारण से हुआ कि जो नेपाल आज तक भारत को अपना सबसे बड़ा मित्र मानता था, आज उसका शत्रु बन बैठा और गोलियां दाग रहा है। कि आज तक के इतिहास में नेपाल की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारत को आंख दिखा सके। तो फिर आज एक नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भारत में जो सरकार है, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट मानती है, आज उसको आंख दिखा रही है और उसकी नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए भारत की टेरिटरी के अंदर घुसने का प्रयास कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण। नेपाल ने जो आक्रमण बोला है वो बिहार बॉर्डर में ही बोला है। सीतामढ़ी आपके बिहार में ही आता है और चुनाव भी बिहार में ही है। तो ऐसा क्यों है कि जब चुनाव आते हैं हमले तभी होते हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे आज नेपाल का हमला हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ? घोर भर्त्सना करने वाला एक समय आ चुका है। चाइना जैसा मुल्क जो हमारा पड़ोसी भी है, नेपाल को प्रोत्साहित कर रहा है, बैकडोर से सपोर्ट कर रहा है। नेपाल हिंदू राष्ट्र होते हुए भी भारत सरकार की नीतियों का, उनके कथनी करनी का भूल गया कि भूकंप त्रासदी में इसी नेपाल को दोबारा नेपाल बनाने वाली सरकार भारत सरकार की थी। हमारे देश की एनआईए, हमारे देश की रॉ इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आज जिस तरह से कायरानापूर्ण हरकत नेपाल पुलिस की तरफ से हुई है, जिसमें हमारे 4 भारतीयों को गोली लगी और एक भारतीय की मौत हुई, ये बेहद शर्मनाक है। और आज मुझे ये बोलने पे मजबूर कर रहे हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक जातीय को टारगेट करके जिस तरह से देश में अब तक माहौल क्रिएट करते आ रहे हैं, अभी यही पाकिस्तान की तरफ से होता तो आप हाय तौबा शुरू कर देते और 56 इंच का सीना लेके दहाड़ते। आज उसी नेपाल के लिए आप चुप्पी साधे हुए हो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेके जामिया इस्लामिया तक के लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। कल की ही रैंकिंग आई है, जामिया इस्लामिया और जेएनयू जो है कि टॉप 10 में आते हैं और जेएनयू को दूसरा स्थान मिला है पूरे देश में। तो सरकार ये अपने शब्दों को वापस लेगी कि जेएनयू में पढ़ने वाले आतंकवादी होते हैं बच्चे। और जवाहरलाल नेहरू की तुलना करना भाजपा वालों को बहुत ही महंगा पड़ सकता है आने वाले समय में। आज मुझे तो लगता है कि चाइना कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना अपनी तरफ से बैक हुआ हो और जिस तरह से वो नेपाल को बैकअप दे रहा है और जिस तरह से नेपाल के सहयोग में लगा है, कहीं ऐसी तो नहीं वो चाइना के ही इशारे पे नेपाल द्वारा भारत पे किया गया हमला हो। इस पे देश की प्रधानमंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को और गृह मंत्री को सोचना चाहिए, अपने अंदर आत्मचिंतन करना चाहिए, झकझोर के देखना चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। नेपाल हमला कर रहा है, वो अपने दम पे नहीं कर रहा है। इतना निवेश किया है चाइना ने नेपाल में कि आज नेपाल खड़ा होकर आंख दिखा रहा है भारत को। जगह जगह पे कह रहा है कि हमारी टेरिटरी है। काला पानी उसका कब से हो गया मुझे समझ में नहीं आता। जो नेपाल की हिम्मत नहीं होती थी आंख दिखाने की, आज वो भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल शायद भूल रहा है कि भारत के भूमि पर शेर पलते हैं। अगर आंख दिखा दिया और गोली तान दी तो नेपाल साफ होते देरी नहीं लगेगा। पाकिस्तान से भी छोटा नेपाल है। कि इस कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन को खोलकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वर्चुअल रैली करते हुए बिहार में चुनाव कराया जा रहा है, बिहार चुनाव में अपनी गद्दी पाने के लिए परेशान है, तो ये क्या है?
ये भी तो एक ओछी राजनीति है। जिस प्रकार से इस देश में राजनीति चल रही है, देश में पैसा नहीं है, देश में युवा बेरोजगार हैं, और अगर इनका मानना है कि जो युवा पढ़ के निकले हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, मेरे को समझ में नहीं आता है कि कैसा देश का एजुकेशन सिस्टम है। ये देश का एजुकेशन सिस्टम बरसों से चला आ रहा है। दूसरे देशों में ये सिस्टम है कि जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तो सबसे बड़ी डिग्री ग्रेजुएशन की मानी जाती है। ग्रेजुएट होने के बाद वो किसी ना किसी क्षेत्र में चला जाता है और ये जिम्मेदारी सरकार की होती है और फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। क्यों सरकार इस पे चुप रहती है हमेशा से? देश की जो सरकार है उस सरकार को सोचना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए आप 56 इंच के सीने की बात करते हैं और अगर कोई पड़ोसी मुल्क आता है तो उसके लिए आप चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा क्यों है? अपनी नीतियों को स्पष्ट करें। जिस दिन सड़क मार्ग, वायु मार्ग और पानी को केवल बंद कर दिया जाएगा, उस दिन नेपाल का नक्शा नेपाल से ही मिट जाएगा। नोटबंदी हुई उस दौरान जब नेपाल सरकार ने भारत सरकार से कहा कि हमारी जो इकोनॉमी लॉस हो रही है नोटबंदी से, जो आपके फंड हैं वो आप ले लीजिए, तो भारत सरकार ने नेपाल से पैसा लेने के लिए मना कर दिया। और जब वही इकोनॉमी लॉस हो रही थी, उससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी, नेपाल की स्थितियां कहीं ना कहीं डैमेज हो रही थी, अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो रही थी, उस समय चाइना ने उनको सपोर्ट किया। और आज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चाइना अपने मंसूबे को कायम करने के लिए और अपने द्वारा डायरेक्ट हमला न करा के वो नेपाल के द्वारा हमला करा रहा है। चाइना की आज इतनी हिम्मत है, एलएसी पे आंख दिखा रहा है। बीजेपी के स्वयं के सांसद ने कहा है लद्दाख के कि चाइना में ज़मीन कब्जा कर लिया है, चाइना ने भारत की ज़मीन को कब्जा कर लिया है। इस पे भी सरकार चुप है। सरकार इस पे भी चुप रहती है कि कितने पैसे आते हैं। सरकार इस पे भी चुप रहती है। ओला उबर में कितनी नौकरियां उत्पन्न होती हैं बता सकते हैं, लेकिन सरकारी विभाग में कितनी नौकरियां उत्पन्न होती हैं ये नहीं बताते। कि ललकारने की कोशिश मत करो, हम भारतीय हैं। अगर हम घुस बैठे तो पूरे नेपाल का नक्शा बिगाड़ के रख देंगे। हम देश के प्रधानमंत्री और देश के सरकार क्या कर रही है उसकी बात नहीं करते हैं। हम देश के एक एक भारतीय सेना और भारतीय जवानों के साथ खड़े रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर अगर घुस गए तो नेपाल का नक्शा नेपाल से गायब करके रख दिया जाएगा। नेपाल कहीं नक्शे में नहीं दिखेगा विश्व के, बस नेपाल अपनी हरकतों पे लगाम लगा दे। कि नेपाल को समझा दिया जाए, राजनीतिक उससे समझा दिया जाए, और यदि नहीं मानते हैं तो उसके लिए बहुत से रास्ते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष युद्ध का भी रास्ता है, लेकिन हमको लगता है ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। पीएम केयर फंड में कितना पैसा आता है उसका डाटा नहीं देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो पीएम केयर फंड का पैसा वर्चुअल रैली और बिहार के चुनाव में और राज्यसभा में जो टिकट खरीदे जा रहे हैं, जो विधायक खरीदे जा रहे हैं, कहीं वो फंड वहीं बटोरा जा रहा हो? आज ही के दिन में रिपोर्ट आई है कि रेलवे अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को हायर करेगा, रीहायर्ड करेगा, यानी कि फिर से वो पुराने कर्मचारियों को लेकर आएगा। तो नए लोग क्या मर गए थे, या जिन्होंने आवेदन दिया, जिन्होंने परीक्षा दी है, वो क्या करेंगे? वो बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे कि समय आएगा उनको तब मिलेगी नौकरी। ये प्रकार की राजनीति और इस प्रकार की दूषित राजनीति, नेपाल में ऐसी कौन सी त्रासदी आई, नेपाल को कौन सा इतना ताकत मिल गया कि आज भारत को आंख दिखाने लगा? तो ये तो सरकार आएगी सामने तब ना। लेकिन हमारे सरकार की एक बहुत बड़ी कमी है कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तीसरे स्थान पे आता है उनका सिटीजन के बारे में। अगर भारतीय नागरिक पहले स्थान पे आते हैं राष्ट्रपति, फिर दूसरे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मीडिया का सवाल लेना चाहिए। लेकिन इस देश में मीडिया जो सवाल पूछती है यूएपीए ठोक दिया जाता है, उसको जो है जेल में डाल दिया जाता है। अब आज देश में सवाल पूछना भी एक गुनाह हो गया। नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्पष्ट करनी पड़ेंगी। अगर वो कहते हैं कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं और हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो आज आखिर में ऐसा क्या हुआ कि हिंदू राष्ट्र कहा जाने वाला नेपाल आज तक जो भारत का मित्र था आज शत्रु बन बैठा। इस प्रकार से बदले की राजनीति देश में चल रही है, कट्टरता चल रही है। इतिहास गवाह रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे सामने है कि धर्म की कट्टरता बर्बादी लेकर आती है। आज तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हिंदू धर्म के प्रति कट्टर हैं और किसी एक धर्म के प्रति, यानी विशेष तौर पे मुस्लिम के प्रति, मुस्लिम कहीं कुछ कर रहा है तो हम तुरंत मुस्लिम का नाम ले रहे हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस आया तो जमात को हमने बोला, जमात के कुछ लोगों ने गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि तमिलनाडु साइड में कहीं हिंदुओं ने मंदिर में जो है घुस के पूजा करना शुरू कर दिया, मुंबई में यात्रा निकालना शुरू कर दी। तो वो लोग भी तो हिंदू थे। तो किसी एक धर्म को टारगेट करके और किसी एक धर्म के प्रति हेट क्रिएट करके संसद भवन में कई बार ये बातें उठती आई हैं कि मुस्लिम डरते हैं। मुस्लिम डरते नहीं हैं, हिंदुओं ने एक घृणा पैदा कर ली है अपने दिल में कि मुस्लिम है तो ये गंदा हो गया। मोदी जी संसद भवन में सच नहीं बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। चाहे वो 370 का मामला रहा हो, 370 हटाया नरेंद्र मोदी जी ने। मैं बड़ा खुश हुआ कि कश्मीर से चला आ रहा था इतने दिन से 370, लेकिन जिस प्रकार से आपने झूठ बोला, बार बार आपने झूठ बोला कि संसद भवन में सरदार पटेल ने
कब भैया 370 का विरोध किया, मैं तो नहीं समझता। 370 का विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। नेहरू उस समय देश में थे नहीं। आपने संसद भवन में झूठ बोल दिया। नेहरू ने पहले लेटर लिखा था 370 पे। पाकिस्तान के मुसलमान के भारत में आकर रहने का हक नहीं है। 10 जुलाई 1947 में जब महात्मा गांधी अनशन पे बैठे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि राष्ट्रवादी मुसलमान, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवादी मुसलमान जो पाकिस्तान में हैं वो भी भारत में आकर रह सकते हैं। तो जब राष्ट्रवादी मुसलमान पाकिस्तान में जब लिफ्ट करा दे अदनान सानी भारत में आके नागरिकता ले सकता है, तो पाकिस्तान के वो मुसलमान जो अच्छे हैं, पाकिस्तान के वो मुसलमान जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, अच्छे जगह पर रहना चाहते हैं, वो भारत में क्यों नहीं आ सकते। स्मृति ईरानी जी 2012 में 1 रुपया बढ़ जाता था पेट्रोल का दाम तो वो सड़क पर जाम कर देती थी, सत्ता जाम हो जाती थी, सड़क पर लेट जाते थे। लेकिन आज देख लीजिए 6 दिन में 4 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन सब साइलेंट है। जिस प्रकार से मनमोहन जी ने जो फैसले लिए थे चाइना के खिलाफ जाकर और चाइना को ख़त्म करने के लिए भारत से उन्होंने इंडस्ट्री लगाना शुरू की थी, आज वही इंडस्ट्रीज देखिए आज भारत में धीरे धीरे आ रही हैं, वो मनमोहन सिंह की देन। तो एक किसी के काम को, अपने काम को दिखा देना, नाम बदल के दर्शा देना, यही उनकी आदत रह गई है। जहाँ तक रही नेपाल की बात, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम देश के बड़े पत्रकारों को बुलाकर, जैसे रवीश कुमार हैं, उनको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये सरकार बिल्कुल चुप रही, बल्कि बधाई देना चाहिए था। उन्होंने देश के तिरंगे का नाम, पत्रकारिता का नाम जीवित रखा। ऐसे ही करण थापर हैं। करण थापर याद होगा गुजरात के समय जब करण थापर इंटरव्यू ले रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था? कहीं ना कहीं गलत थे तभी ना, उनको पसीने आ गए थे। तो करण थापर, रवीश कुमार, बरखा दत्त, आप पुण्य प्रसून को ले लीजिए, अभिसार शर्मा को ले लीजिए, ये देश के ऐसे पत्रकार हैं जो सवाल पूछने पर भरोसा करते हैं। एक समय में यही पत्रकार कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते थे जब कांग्रेस घोटाले पे घोटाले कर रही थी। आज जब भाजपा गलत कर रही है तो सवाल कौन पूछेगा? जनता के प्रतिनिधि होता है एक पत्रकार। वो पत्रकार जो है अपने जनता के सवाल को मंत्रियों को और नेताओं के सामने रखता है और जवाब देना चाहिए। तो जवाब पहले दें, पत्रकार सवाल पूछें, जवाब दें, तब इसके ऊपर ये क्लियर होगा कि आखिर में नेपाल और भारत के बीच में कितना गहरा डिस्प्यूट है और क्यों ऐसा हुआ कि आज नेपाल